अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमने दो छोटे छोटे से टॉपिक कवर करने हैं। पहला हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और दूसरा हमारा टॉपिक है कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की पहले हम डेफिनेशन करते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेसिकली एनर्जी का यूनिट है। एनर्जी का एक और यूनिट हम अमूमन यूज करते हैं जूल। जूल एक बड़ा यूनिट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक छोटा यूनिट है। अब इसे हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, चलिए इसे हम देख लेते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इसे मैं ऐसे करूं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट is the energy gained or lost by an electron as it crosses a potential difference of 1 volt अब इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स, इस चीज को समझने के लिए हम एक छोटी सी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। आप कंसीडर करें कि यहाँ पे हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है Q। इससे कुछ डिस्टेंस पे मैं एक पॉइंट कंसीडर करता हूँ A और एक और पॉइंट कंसीडर करता हूँ B। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको पता है कि अगर ये एक पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से आउटवर्ड होंगी और यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा होगा इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर। ये हमने पहले प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा है। स्टूडेंट्स, मैं कहता हूँ यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो है VA और यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो है VB। तो मैं एक और बात ये कंसीडर करता हूँ कि मैं इस पॉइंट के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज Q प्लेस करता हूँ। स्टूडेंट्स, जब मैं इस चार्ज को यहाँ पे प्लेस करूंगा तो क्या होगा, ये इस पॉइंट के ऊपर एक पोटेंशियल एनर्जी गेन कर लेगा, इसकी एक पोटेंशियल एनर्जी होगी और जैसे ही हम इसे यहाँ से रिलीज करेंगे ये इस तरफ मूव करना शुरू कर देगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, यहाँ पे पहुंच के इसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी लूज हो चुकी होगी, या हम ये कहेंगे इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी होगी। स्टूडेंट्स, अब मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल है और इस पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल है, उन दोनों का अगर मैं डिफरेंस लेना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूंगा, VB माइनस VA। स्टूडेंट्स, ये तो हो गया इन दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जितनी एनर्जी इस चार्ज ने लूज की है, या मैं ये कहूं कि इन दो पॉइंट्स के दरमियान जितना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया है, तो मैं कैसे फाइंड करूंगा, जस्ट इस पोटेंशियल डिफरेंस को मल्टीप्लाई कर दूंगा इस चार्ज से। ये हमने एक पीछे टॉपिक में पहले पढ़ चुके हैं हम। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक। स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि ये पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली कन्वर्ट हो रही है इस चार्ज की काइनेटिक एनर्जी में जब वो इधर मूव करता है। इसका मतलब ये हुआ कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट चार्ज। तो मैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकता हूँ। मैं क्या करूंगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू Q इनटू VB माइनस VA। ये चूंकि दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है, मैं यहाँ पे जस्ट डेल्टा V लिख दूंगा, Q इनटू डेल्टा V। स्टूडेंट्स, अब यहाँ से हम दोबारा आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन के ऊपर। स्टूडेंट्स, इसके अंदर हमने क्या देखा था कि अगर एक इलेक्ट्रॉन क्या करे, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस कवर करे
दो पॉइंट्स लेट से मैं कहता हूं कि यहां से लेकर यहां तक जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट है, और ये जो चार्ज है ये 1 इलेक्ट्रॉन है। तो स्टूडेंट्स यहां से लेकर यहां तक जो एनर्जी का चेंज आएगा वो होगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक हो गया। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है स्टूडेंट्स वो होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम, ये चार्ज होता है। अब आप यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लिख दें डायरेक्ट, या ये वाली वैल्यू पुट कर दें, एक ही बात है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं 1 इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूँ, और ये डेल्टा भी हमने एज्यूम किया है कि ये 1 वोल्ट है, मैं यहाँ पे 1 वोल्ट लिख रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब हम इसको, ये तो मैंने एनर्जी जो उस इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी गेन की है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में मैंने इसे लिखा है। मैं इसी को जूल की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ, सिंपल, मैंने इस इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसे कूलम में यहाँ पे लिख देना है। तो ये कैसे आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1.6 10⁻⁻19 कूलम, और यहाँ पे वोल्ट पहले से मौजूद है, मैं से यहाँ पे लिख देता हूँ। ये वाली जो चीज़ है आप लोग जानते हैं कि ये जूल के इक्वल होती है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 1.6 10⁻⁻19 जूल। तो स्टूडेंट्स ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये जूल की फॉर्म में भी हमने हासिल कर ली है। स्टूडेंट्स हम ये भी कह सकते हैं कि जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो 1.6 10⁻⁻19 जूल के इक्वल होता है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा आज एक पहला टॉपिक। चलिए अब चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। स्टूडेंट्स पहले हम देखते हैं कि इन दोनों फोर्सेस के दरमियान सिमिलरिटीज क्या हैं, और फिर देखेंगे क्या इन दोनों के दरमियान डिफरेंसेस कौन कौन से हैं। स्टूडेंट्स ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फार्मूला है वो है Fg = Gm1m2/r²। स्टूडेंट्स ये दो मैसेज हैं, जिन दो मैसेज के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स पाई जाती है। हर दुनिया के दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स पाई जाती है, ये आप लोग पहले से जानते हैं। तो वो फोर्स उन दोनों मैसेज के प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करती है, और उन दोनों मैसेज के दरमियान जितना डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। स्टूडेंट्स पहली जो बात यहाँ हमने देखनी है वो है कि ये दो मैसेज के प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करती है, और दूसरी बात ये कि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती है। तीसरी बात स्टूडेंट्स आप लोगों ने यकीनन फर्स्ट ईयर में ये पढ़ा होगा, इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। इसका क्या मतलब है, मैं आप लोगों को रिमाइंड करवा दूं। आप लोगों ने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था कि लेट्स से एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, इसे मैं ए कह देता हूँ, इसे बी कह देता हूँ। ये इसकी हाइट ज्यादा है, इसकी हाइट कम है। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए या किसी चीज को यहाँ से यहाँ तक लेकर जाने के लिए हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स हम लेट्स से इस पाथ के जरिए यहाँ से यहाँ तक पहुँचते हैं, या हम एक और पाथ ले लेते हैं, हम यहाँ से इस पाथ के जरिए यहाँ तक पहुँचते हैं, या हम तीसरा काम ये करते हैं कि हम इस तरह से कोई पाथ लेके यहाँ तक पहुँचते हैं। स्टूडेंट्स ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर इन तमाम पाथ्स के क्रॉस जितना हमने वर्क किया होगा वो सेम होगा, या हम ये कहें कि ये वर्क पाथ इंडिपेंडेंट है। तो स्टूडेंट्स ऐसी फोर्स जहां पे वर्क जो है वो पाथ इंडिपेंडेंट हो उसे हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स सेम यही आपको यहाँ पे पॉइंट्स मिलेंगे। इसका जो फार्मूला है वो K = Q1 Q2 और R²। यहाँ पे ये दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक फोर्स, और ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती है। तीसरी बात यहाँ पे भी यही है कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है, मतलब यहाँ पे भी वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनके दरमियान इन दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या हैं। इट इज अट्रैक्टिव।
स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जस्ट एक अट्रैक्टिव फोर्स है, वो रिपल्सिव नहीं हो सकती। हमेशा अर्थ हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, कभी हमें रिपेल नहीं करती। ये भी एक एग्जाम्पल है जिससे आप समझ सकते हैं। इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि अर्थ काफी हाइट तक किसी भी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है, और अर्थ जिस फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है वो सिंपल ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि वो एक लॉन्ग रेंज फोर्स है। इट इज अ वीक फोर्स। स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि ये मार्कर और ये डेस्टर, इन दोनों के दरमियान भी ग्रेविटेशनल फोर्स पाई जाती है, लेकिन हम इस चीज को फील नहीं कर सकते इस फोर्स को। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, इसलिए हम इसे फील नहीं कर सकते। इन दोनों का मैस क्योंकि बहुत कम है, इसलिए फोर्स बहुत कम है और हम इसे फील नहीं कर सकते। इसलिए हमने यहाँ पे कहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ वीक फोर्स। नेक्स्ट, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन मीडियम। स्टूडेंट्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करती। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है हवा में, तब भी इसके ऊपर इतनी ग्रेविटी की फोर्स लग रही होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स किसी और ऑब्जेक्ट की तरफ से, या हम अर्थ कोई दूसरा ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं, या अगर मैं इसे किसी शीशे के बॉक्स के अंदर या किसी शीशे की चीज के अंदर बिल्कुल इस तरह इम्बेड कर दूं, तब भी इसके अंदर इसके ऊपर उतनी फोर्स लग रही होगी जितनी कि हवा में लग रही है। इसका मतलब यह है कि मीडियम डिपेंडेंट फोर्स नहीं है। इट कैन नॉट बी शील्डेड, इसे शील्ड नहीं किया जा सकता जिस तरह से हम इलेक्ट्रिक फोर्स को शील्ड कर सकते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स को हम शील्ड नहीं कर सकते। मतलब ये कि अगर मैं किसी बॉक्स के अंदर इस ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दूं तो उसके ऊपर फिर भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही होगी। नेक्स्ट हमारे पास है इट्स कांस्टेंट इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। स्टूडेंट्स जी की जो वैल्यू है, ये मैंने जी की वैल्यू लिखी है, जी ये वाला जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। स्टूडेंट इसकी वैल्यू पूरी दुनिया में हर जगह पे एक ही जैसी रहेगी, इसलिए इसे यूनिवर्सल कांस्टेंट कहा जाता है। इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में कौन से पॉइंट्स हैं? इट इज अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव। ये दोनों हो सकती हैं। आपको पता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस आपस में अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, और अगर दोनों नेगेटिव चार्जेस हो या दोनों पॉजिटिव चार्जेस हो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इट इज स्ट्रॉन्ग फोर्स। स्टूडेंट ये एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है, ये हम जानते हैं। क्यों स्ट्रॉन्ग फोर्स है? क्योंकि इसके लिए कांस्टेंट की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है। जब हम यहाँ पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यहाँ पे अगर यूनिट पॉजिटिव चार्जेस भी मौजूद हों तो उनके दरमियान जो फोर्स होगी वो भी ऑब्जर्वेबल होगी। तो इट इज स्ट्रॉन्ग फोर्स। इट इज शॉर्ट रेंज फोर्स। स्टूडेंट ये रैपिडली फॉल करती है विद डिस्टेंस। लेट्स से हम कहें कि अगर 1 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर कोई फोर्स एक्ट कर रही है दो चार्जेस के दरमियान, तो हम जब थोड़ा दूर जाएगा तो वो कम होती जाएगी, और जब मजीद हम थोड़ा दूर जाएंगे उसके बाद वो खत्म हो जाएगी। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स के केस में ऐसा नहीं है, बल्कि वो एक लॉन्ग रेंज फोर्स है, काफ़ी दूर तक ग्रेविटेशनल फोर्स ऑब्जेक्ट्स के दरमियान रहती है। इट डिपेंड अपॉन मीडियम। स्टूडेंट्स आप लोगों को याद होगा हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स थी उसके लिए हमने देखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये जो एप्सिलॉन है, अगर मैं यहाँ पे जस्ट एप्सिलॉन लिखूं तो ये एप्सिलॉन बेसिकली मीडियम की परमिटिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो फोर्स है ये मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है। ये एप्सिलॉन की वैल्यू हर मीडियम के लिए डिफरेंट होगी। शीशे में इसकी वैल्यू डिफरेंट होगी। अगर हम दो चार्जेस को हवा में प्लेस करें तो वहाँ पे एप्सिलॉन की जो वैल्यू होगी वो डिफरेंट होगी। इसके अलावा वाटर में इसकी वैल्यू डिफरेंट होगी। इसका मतलब ये है कि फोर्स की वैल्यू हर जगह पे डिफरेंट होगी इन दो चार्जेस के दरमियान। तो इसका मतलब ये है कि ये मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है। इट कैन बी शील्डेड। हमने इसकी एग्जांपल पहले देखी है कि जब हम किसी चार्ज स्फीयर के अंदर किसी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज को रखें तो उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं करती। इसका मतलब ये है कि इस फोर्स को हम क्या कर सकते हैं, शील्ड कर सकते हैं। लेट्स से ये एक स्फीयर है, इसके ऊपर यूनिफॉर्मली एक पॉजिटिव चार्ज हमने स्प्रेड किया है। यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज अंदर मौजूद है। एक मेटल चार्ज स्फीयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है। अंदर अगर कोई चार्ज हम प्लेस करें तो उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी, क्योंकि हमने देखा था कि यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू 0 थी। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो कोई फोर्स भी इसके ऊपर, इस चार्ज के ऊपर एक्ट नहीं करेगी।
नेक्स्ट हमारे पास है इट्स कांस्टेंट इज अ जनरल कांस्टेंट। स्टूडेंट्स यहाँ पे वही बात है, हमने k की वैल्यू को क्या देखा था, k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो स्टूडेंट्स ये एक मीडियम के लिए डिफरेंट होगी, दूसरे के लिए डिफरेंट होगी। क्यों डिफरेंट होगी? क्योंकि वहां पे एप्सिलॉन की वैल्यू डिफरेंट होगी, इसलिए इसे कहा जाता है कि जनरल कांस्टेंट है। किसी एक मीडियम के लिए तो k की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, लेकिन जैसे ही हम किसी दूसरे मीडियम में शिफ्ट होंगे तो k की वैल्यू चेंज हो जाएगी, इसलिए इसे कहा जाता है कि एक जनरल कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है। स्टूडेंट्स ये था हमारा आज के 2 टॉपिक। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह।